औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मेरा नाम है उज़्मा क़य्यूम और आप देख रहे हैं एंजॉय स्टडीज़। आज की वीडियो में मैं CS 304 के लेक्चर वाइज 19 to 30 तक शॉर्ट नोट शेयर करूंगी और आगे 31 से 45 तक वो नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह आपसे शेयर किए जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको पहले यहीं पे बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हुए तो वीडियो देखिएगा, अगर ना हुए तो आप मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी नोट्स हैं वो शॉर्ट नोट्स हैं और मैं आपको उनका सिर्फ ओवरव्यू दूंगी, कोई डिटेल में नहीं समझाऊंगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट बाद में कहेंगे कि आपने वीडियो में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं बताई है। नहीं, तो शॉर्ट नोट्स हैं, पढ़ने आपने खुद हैं, याद आपने खुद करने। मैं आपको बस सिंपल सा ओवरव्यू देती जाऊंगी और बाकी आप वीडियो रोक के उसके साथ साथ ही याद कर सकते हैं, या फिर जिस तरह भी आपने प्रिपरेशन करनी है वो आपके लिए बेहतर है। लेक्चर नंबर 19 से आपका जो सबसे पहला यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो था स्ट्रीम इंजर्शन ऑपरेटर। तो इंजर्शन यानी कि इंसर्ट करना, किसी चीज़ को डालने के लिए जो ऑपरेटर यूज़ होता है वो होता है लेस देन। लेस देन, अगर आपने प्रोग्रामिंग में थोड़ी सी कोई प्रैक्टिकल की हुई है तो आपको ये पता होगा ये साइन कौन सा है। ये आपका क्विज बन सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, आप इसकी ज़्यादातर डिटेल जो लिखी हुई है यहाँ पर आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के लिए ये वाला साइन होता है, ग्रेटर देन साइन यूज़ होता है, और आगे इसकी जो पूरी तफसीलात हैं वो भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, सी इन एंड सी आउट आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। सी इन मतलब इनपुट स्ट्रीम, सी आउट मतलब आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। क्लासेस यूज फॉर इनपुट एंड आउटपुट रिस्पेक्टिवली, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बता दिया। सी इन, आगे ये इसका आप कह सकते हो सिंटैक्स लिखा हुआ है, तो ये आपने एक दफ़ा देख लेना है, आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। आई स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, आगे ये ग्रेटर देन, उसके बाद ये चीज़ लिखी हुई है। सी आउट के लिए देखें साइन कौन सा यूज़ हुआ है, ओ स्ट्रीम एंड ऑपरेटर, उसी तरह ये यहाँ पे ये देखें ये दोनों ग्रेटर देन लिखे हुए हैं। उसके बाद पेज नंबर मैंने लिखा हुआ है बुक पे 159, ये आप लोगों ने लाजमी रीड कर लेना है। ओ स्ट्रीम रेफरेंस, ओ स्ट्रीम यानी कि आउटपुट स्ट्रीम कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज कि जो ओ स्ट्रीम होती है वो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती, एज इट स्टोर द डाटा इन इट्स बफर टू इंसर्ट एन आउटपुट स्ट्रीम। हाउएवर, अब आगे कॉम्प्लेक्स रेफरेंस क्या होता है, विल बी कॉन्स्टेंट। कॉम्प्लेक्स वाला कॉन्स्टेंट हो सकता है एज वी आर ओनली गेटिंग डाटा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। अगर हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट से ही डाटा ले रहे हैं तो ये कॉन्स्टेंट हो सकता है, और इंसर्टिंग इट टू आउटपुट स्ट्रीम। उसके बाद आता है आई स्ट्रीम। आई स्ट्रीम के बारे में अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट एंड आई स्ट्रीम बफर विल चेंज एज वी गेट डाटा फ्रॉम इट। आप देखें अगर उससे आपने डाटा लिया है ना तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये जो चेंज वाले कुछ कॉन्सेप्ट आगे आएंगे उनको आपने ज़रा गौर से देखना भी और याद भी करना है, और सबसे पहले उनकी हेडिंग्स को भी देखना है कि ये आई स्ट्रीम है कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, और आई स्ट्रीम बफर जो है चेंज हो जाते हैं कब, जब हम डाटा लेते हैं कहाँ से, फ्रॉम इट, एंड असाइन इट टू कॉम्प्लेक्स रेफरेंस। सिमिलरली अब इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी कॉन्स्टेंट। कॉम्प्लेक्स वाले भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकते फॉर स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एज वेल, बिकॉज वी विल ऐड डाटा। हम ऐड, अब ये ऊपर जो लाइन है ना उसी का रीज़न दिया हुआ है कि हम क्यों नहीं कर सकते इंसर्ट, क्योंकि डाटा को ऐड करते हैं टू इट एंड इट्स स्टेट विल चेंज, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। इस वजह से हम डाटा की जो कॉन्स्टेंट है, हम चेंज होने का मतलब क्या है, कोई वैल्यू वेरी कर रही है, तो कॉन्स्टेंट का मतलब होता है वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, तो ये दोनों एक दूसरे के मुतजाद में हो जाएंगी। आगे आ गया अदर बाइनरी ऑपरेटर प्लस माइनस, इस तरह के जितने ऑपरेटर हैं वो भी आप लोगों ने एक नज़र देख लेने हैं, लाजमी पेपर में से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ओवरलोडिंग कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी से कंपेयर किया जा रहा है, बराबर किया जा रहा है, लेस देन, इक्वल टू, जो भी आ रहा है उसके अंदर कोई ना कोई कंपैरिजन है। ऑपरेटर कौन सा है, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, दो हैं, नंबर के लिहाज से भी पूछ सकते हैं और इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिहाज से भी। तो इक्वालिटी में आएगा, ये असाइनमेंट ऑपरेटर को दो दफ़ा लिखेंगे तो इक्वालिटी, और इसी इक्वल के पीछे अगर ये वाला साइन लगा देंगे इसका मतलब होता है नॉट, तो इसका मतलब हो जाएगा इन इक्वालिटी ऑपरेटर। लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट हो गया। यहाँ पर जो सबसे पहले मैंने लिख दिया है, पहली एग्जांपल लिखी हुई है ये वाली पिंग पोंग वाली, ये आपने हर हाल में याद करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार पेपर में आई हुई है, तो इसको आपने, वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखी, लेकिन आपने उससे तैयार करना है, चाहे आप शॉर्ट लेक्चर से कर लें या फिर खुद ही रीड कर लें। सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, ये जो साइन है ये किस चीज़ का है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर का साइन है। दिस ऑपरेटर यूज्ड ऑन बेसिक कैरेक्टर डाटा टाइप, जो कैरेक्टर डाटा टाइप होती है उसके लिए ये ऑपरेटर यूज़ किया जाता है। उसके बाद व्हेन वी वांट टू गेट सम फंक्शनैलिटी फॉर आवर ओन डिफाइंड स्ट्रिंग क्लास, फॉर दिस वी ओवरलोड अ सबस्क्रिप्ट। जब हम कोई फंक्शन चाहते हैं किस चीज़ के लिए, कि स्ट्रिंग क्लास को हम डिफाइन करें, तो हम ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर। ये आपने नाम भी याद रखना है, इसका क्वेश्चन आ सकता है कि इसका नाम क्या है। ओवरलोडिंग सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर मस्ट बी ओवरलोडेड एज मेंबर फंक्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया कि मेंबर फंक्शन के तौर पर इसे ओवरलोड किया जाना चाहिए ऑफ द क्लास विद वन ऑपरेटर ऑफ इंटीजर टाइप। कोई ऑपरेटर जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा। कैरेक्टर एंड ऑपरेटर लगा दिया आगे, ये एंड ऑपरेटर है, ठीक है, ये दूसरे वाला एंड नहीं है। ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट साइन इंटीजर एंड सेमीकॉलन, ये आप सिंटैक्स के तौर पर इसको एज इट इज याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है ओवरलोडिंग फंक्शन ब्रैकेट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये क्या है, इसकी खसूसियात क्या हो सकती हैं, मस्ट बी फंक्शन ऑपरेटर, फंक्शन होना चाहिए कोई ना कोई। एनी नंबर ऑफ पैरामीटर कैन बी स्पेसिफाइड, जो भी पैरामीटर था उसका नंबर पता हो, 3 पैरामीटर 5 पैरामीटर, ये काउंटिंग हमें पता होनी चाहिए।
एनी रिटर्न टाइप कैन बी स्पेसिफाइड, कोई जो रिटर्न टाइप यानी कि जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है उसको भी हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का है। ऑपरेटर दिस कैन परफॉर्म एनी जेनेरिक ऑपरेशन, जेनेरिक इंशाल्लाह हम कुछ नेक्स्ट लेक्चर्स में डेफिनेशन देखेंगे, तो आप इसको यहाँ पे एज इट इज़ याद कर लें। यूनरी ऑपरेटर, यूनरी का मतलब होता है वन, ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। यूनरी ऑपरेटर वन, टेक वन ऑपरेंड, ऑपरेंड मतलब जैसा कि हम ये लिखते हैं ना ए प्लस बी, तो ये जो बी और ए है ना ये ऑपरेंड है, तो यहाँ पे कह रहे हैं यूनरी ऑपरेटर सिर्फ एक ऑपरेंड लेते हैं, या सिर्फ ए लेगा या सिर्फ बी लेगा, तो हम ये लिखेंगे बी प्लस प्लस इस तरह कुछ लिख देते हैं, बी प्लस वन इसका मतलब होता है। तो दे एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू विच दे हैव बीन कॉल्ड, ये उस पर काम करते हैं जिस रेफरेंस से उन्हें बुलाया जाता है, कॉल्ड किया जाता है। एंड मल्टीप्लाई प्लस माइनस डबल प्लस डबल माइनस नॉट, आगे इस तरह की साइन। तो बेसिक बताने का मतलब क्या है, ये इस तरह से यूज़ होंगे। माइनस माइनस ऊपर मैंने आपको बता दिया ना, बिल्कुल इस तरह यूज़ होंगे कि ऑपरेंड एक ही है, समझ लें बी की वैल्यू है 5, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी प्लस प्लस, तो इस चीज़ का मतलब होगा बी प्लस वन इज इक्वल टू 6। ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये इसको MCQs के लिहाज से याद रखना है। यूनरी ऑपरेटर आर यूजली प्रीफिक्स एक्सेप्ट फॉर डबल प्लस डबल माइनस, इन दोनों को छोड़ के ये प्रीफिक्स हो सकते हैं, बोथ एक्ट्स एज प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्लस प्लस माइनस माइनस प्रीफिक्स यानी कि जो पहले आते हैं, ठीक है, ये माइनस माइनस आ गया ना, तो ये पहले आ गया। पोस्टफिक्स का मतलब होता है जो आगे आ गया, तो ये प्लस प्लस और माइनस माइनस ये दोनों साइड पे आ सकते हैं, इसके अलावा जो है वो सिर्फ जो है पहले आते हैं, यूजली मतलब प्रीफिक्स होते हैं। आगे है जनरल सिंटैक्स फॉर यूनरी ऑपरेटर, जो नॉर्मली हमारा सिंटैक्स यानी कि जो तरीका है, जो आप इसे कह सकते हो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसे यूज़ करने की, वो क्या है। अगर वो मेंबर फंक्शन हो तो, मेंबर फंक्शन हो तो क्या करेंगे, टाइप, एंड टाइप के अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है, उस चीज़ की टाइप क्या है, एंड ऑपरेटर, OP एंड ये ब्रैकेट उसके बाद सेमीकोलन। आगे है ये, इस चीज़ का मतलब होता है कि आप कोई ना कोई कमेंट करें। नो आर्गूमेंट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू विच इट इज़ कॉल्ड इज टेकन एज वन ऑपरेंड। उसके बाद नॉन मेंबर फंक्शन क्या होता है, फ्रंट टाइप, ये देखें टाइप है ना, नॉन मेंबर का मतलब है कि बाहर से कोई चीज़ जो है आपको अप्रोच कर रही है, तो फ्रंट टाइप लिख दिया, एंड ऑपरेटर, उसी के बाद ऑपरेशन, और ये ब्रैकेट के अंदर आपने सिर्फ लिख दिया टाइप एंड टी। नेक्स्ट आ गया लेक्चर नंबर 21, बिहेवियर ऑफ डबल प्लस एंड डबल माइनस फॉर प्री डिफाइंड टाइप्स। प्री डिफाइंड टाइप्स में क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, प्लस कर देना, डिक्रीमेंट मतलब माइनस करना, कम कर देना, ठीक है। पोस्ट मतलब आगे, बी प्लस प्लस, आगे की तरफ लिखा और बढ़ा दिया। प्लस प्लस इंक्रीमेंट दी करंट वैल्यू एंड देन रिटर्न दी प्रीवियस वैल्यू, जो पहले मतलब करंट वैल्यू ना 5, इसको प्लस प्लस करेंगे, आगे 6 दे दिया, तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू, और ये प्रीवियस वैल्यू भी होगी, हमें पता होगा कि 5 थी, उसके अंदर 1 प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। पोस्ट डिक्रीमेंट उसी तरह होगा, डिक्रीमेंट यानी कि माइनस कर देता है, माइनस करने के बाद क्या होता है, करंट वैल्यू दे देता है, और उसके बाद जो पहले वाली वैल्यू होती है वो भी हमें बता देता है। हाउ डज कंपाइलर नो वेदर इट इज़ प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये आपकी बुक में क्वेश्चन बना हुआ था, आपसे पेपर में भी पूछ सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। इसके अलावा एक और आएगा प्री डिक्रीमेंट, शायद वो भी आएगा, तो आपने इसको ज़रा ध्यान से देखना है कि पोस्ट इंक्रीमेंट लिखा हुआ है या पोस्ट डिक्रीमेंट लिखा हुआ है। अ पोस्ट फिक्स यूनरी ऑपरेटर इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग मेंबर फंक्शन विद वन डमी इंटीजर आर्गूमेंट। तो आपका जो ये आएगा ना वन डमी इंटीजर आर्गूमेंट, इनका वन डमी होगा, तो हमें पता चलेगा कि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है या प्री इंक्रीमेंट है। या इसके अलावा और क्या निशानी की, नॉन मेंबर फंक्शन विद 2 आर्गूमेंट्स, उसके अंदर आर्गूमेंट्स 2 होंगे, यानी कि एक्स वाई हो सकता है, 2 आर्गूमेंट्स हो जाए। आगे आता है इन पोस्ट इंक्रीमेंट करंट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी वेरिएबल, ये एक वेरिएबल है, टेम्परेरी मतलब थोड़ा सा वक्ती है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, कोई वैल्यू जो है स्टोर की गई, करंट ऑब्जेक्ट इज इंक्रीमेंटेड, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू बढ़ गई, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमने उसे वहाँ पे सेव कर दिया, दैट्स इट। वैल्यू ऑफ द टेम्परेरी वेरिएबल इज रिटर्न्ड, इनके वापस हो जाएगी जो करंट वैल्यू की करंट वेरिएबल की वैल्यू होगी। हाउ डज कंपाइलर नो, अब आगे आता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट डमी पैरामीटर। अब सिंपली ना इसी क्वेश्चन को रिपीट कर दिया ना, तो हमें पता कैसे चलेगा, ये लफ्ज़ आपने याद रखना है। डमी पैरामीटर की मदद से हमें अगर कुछ भी नहीं याद रहता ना, तो आप लिखेंगे वी कैन नो दैट बाय डमी पैरामीटर्स, दैट्स इट। अगर कुछ भी नहीं याद रहता तो अ डमी पैरामीटर इन द ऑपरेटर फंक्शन टेल्स कंपाइलर दैट इट इज पोस्ट इंक्रीमेंट, जो डमी पैरामीटर होते हैं वो हमें बता देते हैं। ये सिंपल उसकी एग्जाम्पल लिखी हुई है। दी प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसा हमने ये सारे प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट पढ़ा है ना, बिल्कुल इसी तरह डिक्रीमेंट होगा। बुक के अंदर इतना ही लिखा होता है, इसकी कोई डिटेल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। तो एक्जैक्टली सेम काम करेंगे कि उसके अंदर भी डमी पैरामीटर्स को ही देखा जाएगा, लेकिन वो कहाँ पे होंगे, माइनस में होंगे। टाइप कन्वर्जन, अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कंपाइलर ऑटोमेटिकली परफॉर्म अ टाइप कन्वर्जन ऑफ कंपैटिबल टाइप्स। उसके बाद ये इसकी आप एक कमेंट है वो आपने रीड कर लेना है। द यूजर कैन आल्सो एक्सप्लिसिटली कन्वर्टेड बिटवीन टाइप्स, एक्सप्लिसिटली मतलब खुद उसको आप कह सकते हैं कि कोई इनपुट दे दी जिसके ज़रिए कि कोई भी चीज़ है वो कन्वर्ट हो गई मुख्तलिफ तरह की टाइप्स में। फॉर यूजर डिफाइन क्लास 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन आर यूज्ड, अब 2 कन्वर्जन MCQs बन सकता है कितनी तरह की होती हैं, और MCQs बन सकता है कौन कौन सी होती हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है। फ्रॉम एनी अदर टाइप टू करंट, फ्रॉम करंट टाइप टू एनी अदर, मतलब कोई भी होगी तो करंट पे आ जाएगी, अगर करंट होगी तो किसी और वैल्यू पे भी चली जाएगी। तो यहाँ पे जो पहले वाली है
रिक्वायर्ड अ कंस्ट्रक्टर विद अ सिंगल पैरामीटर, किसका, अदर से अगर करंट पे आएगा, अगर करंट से किसी और पे जाएगा रिक्वायर्स एन ओवरलोडेड ऑपरेटर। ये दोनों आपने याद रखने हैं साथ साथ। अभी जो हमने कन्वर्जन पढ़ी है ना, उसका कोई नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्या है, कन्वर्जन टेक्स प्लेस ट्रांसपेरेंटली इवन इफ द यूजर डिडंट वांट टू दी कन्वर्जन। अगर हम नहीं चाहते कि कोई ये जो डाटा टाइप है कन्वर्ट हो जाए, लेकिन वो फिर भी खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएंगी ट्रांसपेरेंटली, क्योंकि उसे हमने इसी तरह की प्रोग्रामिंग में सेट किया हुआ है, तो ये उसका नुकसान है। अब कीवर्ड एक्सप्लिसिट क्या यूज होंगे, देयर इज अ मैकेनिज्म इन C++ टू रिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक कन्वर्जन। ऊपर हमने कन्वर्जन पढ़ी जो खुद ब खुद हो जाती है, वो नुकसान होती है, तो अब C++ हमें एक तरीका बताता है कि हम उसे कैसे ठीक करें। दिस यूजिंग कंस्ट्रक्टर कोड इट इज़ यूज कीवर्ड एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कीवर्ड यूज़ करेंगे तो जो ऑटोमेटिक काम हो रहा है कन्वर्जन का वो रुक जाएगा, हमसे परमिशन लेकर वो आगे एग्जीक्यूट होगा। विद सच कंस्ट्रक्टर इफ वी हैव यूज दिस कीवर्ड देन कास्टिंग मस्ट बी एक्सप्लिसिटली परफॉर्म्ड बाय यूजर। कास्टिंग का वर्ड भी ध्यान में रखना है, इसका भी आगे डेफिनेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा। कीवर्ड एक्सप्लिसिट ओनली वर्क्स विद कंस्ट्रक्टर। आपका क्विज बन गया कि ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर के साथ ही काम करता है। अनदर मेथड फॉर टाइप कन्वर्जन, अब दूसरा मेथड क्या है कन्वर्जन के लिए, अब दूसरा तरीका कौन सा यूज़ हो सकता है, दैट इज़ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मस्ट याद करना है, क्योंकि हम अक्सर बहुत सी चीज़ें पढ़ चुके होते हैं लेकिन हमने उन्हें ध्यान से नहीं सुना होता या उस पर क्वेश्चन की नज़र से नहीं उसे देखा होता, इस वजह से हमारा पेपर अच्छा नहीं होता। तो अब क्या है, कन्वर्जन की जगह दूसरा मेथड कौन सा यूज़ होगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसका काम क्या है, इट इज़ यूज फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम करंट टाइप इनके यूजर डिफाइंड टू एनी अदर टाइप आर यूज डिफाइंड टाइप। अब करंट टाइप से किसी और टाइप में लेकर जाने के लिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूज होता है। जनरल सिंटैक्स क्या है इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, टाइप और आगे ये 4 नुक्ते, ये जो आपकी ये बने हुए हैं इस तरह की, ये आपने गोल से देखने, ऑपरेटर टाइप 2 एंड आगे इस तरह का फंक्शन, ये जो साइन और ये ब्रैकेट होती है ना, ये फंक्शन को शो कर रही होती है, आगे सेमीकोलन। लाइक स्ट्रिंग, टाइप 1 में स्ट्रिंग आ गई, ये साइन, उसके बाद ऑपरेटर, टाइप 2 में कैरेक्टर आ गया, 1 में स्ट्रिंग, 2 में कैरेक्टर एंड स्टैटिक, उसके बाद फंक्शन, और आगे ये उसका आप कह सकते हैं कि दे दिया, कमेंट दे दिया। इट विल कन्वर्ट अवर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू कैरेक्टर। स्ट्रिंग दी हुई थी उसको कैरेक्टर में चेंज कर देगा, तो इस चीज़ को बोलेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फिर उसकी कन्वर्जन। लेक्चर नंबर 22 पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ गया इनहेरिटेंस। आपको खुद भी पता होगा, मिड टर्म में भी काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड आया था, या एक और बुक भी है उसमें इनहेरिटेंस का काफ़ी कंसेप्ट है। इफ़ अ क्लास बी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास ए, अगर बी को ए से लिया गया है, देन बी कंटेन्स ऑल द करेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्लास ए। बी को ए की आदात ले ली गई तो फिर ज़रूरी है कि जितनी भी ए की खसूसियात हैं वो सारी की सारी बी के अंदर एग्जिस्ट करती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्विज है और मोस्ट रिपीटेड क्विज है। उसके बाद नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट, जो क्लास है, क्लास हुज बिहेवियर इज बीइंग इनहेरिटेड, जिसका बिहेवियर लिया गया है उसको बोलेंगे बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास भी, बेस और पेरेंट एक ही चीज़ है। क्लास हु इनहेरिट्स द बिहेवियर ऑफ बी बेस क्लास कॉल्ड डिराइव्ड क्लास। डिराइव मतलब जो किसी और से निकाला गया हो। तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट से समझाती हूँ, ठीक है। ये होगी बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास, ये होगी चाइल्ड क्लास या फिर डिराइव्ड क्लास। तो ये जो बेस है ना, यहाँ से सारी चीज़ें इसमें कॉपी हो जाएंगी, कॉपी ले ली, और ये जितनी भी इसकी खसूसियात है वो सारी इस क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती होंगी। सिंपल एंड दैट। यूमियल नोटेशन में क्या आता है, ये एक एरो से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ये चाइल्ड का पेरेंट के साथ और ड्राइव का बेस क्लास के साथ, ये सारे का सारा इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप होता है। अब नेक्स्ट आ जाता है इनहेरिटेंस इन C++। तो इस लेक्चर के जो नोट्स हैं ना थोड़े से लेंथी हैं, तो मैं आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो करवाऊंगी। 3 वेज जो C++ है हमें इनहेरिटेंस का जो है हमें एक कंसेप्ट देती है, उसके 3 तरीके हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ये जितने भी है ना, ये 3 नाम और इनके काम, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने देखनी है। इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट इज़ आ रिलेशनशिप। जो इनहेरिटेंस है वो कौन सा रिलेशनशिप शो करती है, वो है इज़ आ, और आगे इसकी जो लिखी हुई है एग्जाम्पल वो भी आपने देख लेनी है। एक्सेसिंग मेंबर, ये क्या होते हैं, पब्लिक मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास। अगर बेस क्लास के जो मेंबर हैं वो पब्लिक हैं तो ड्राइव के भी क्या होंगे, पब्लिक हो जाएंगे। प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ बेस क्लास इवन इन दी ड्राइव क्लास। जो प्राइवेट हैं, प्राइवेट का मतलब है सेफ है, हर कोई उसे अप्रोच नहीं कर सकता, इवन ड्राइव क्लास का भी जो है उसे अप्रोच नहीं कर सकता, सिर्फ बेस क्लास के जो मेंबर है सिर्फ वही इस चीज़ को अप्रोच कर सकेंगे। उसके बाद इन दी ड्राइव क्लास इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, ये इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, इसे कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन ये वर्ड आपने याद रखना है और इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को छुपा लेना। नेक्स्ट आता है एलोकेशन ऑफ मेमोरी। दी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी एज, मेमोरी में इस तरह के ऑब्जेक्ट जो हैं क्लास के वो दिखाए जाते हैं, बेस मेंबर 1, बेस मेंबर 2, इसी तरह डाटा मेंबर बेस क्लास, उसके बाद डाटा मेंबर्स ऑफ ड्राइव, ऊपर बेस के बारे में लिखा हुआ, नीचे ड्राइव के बारे में लिखा हुआ, इस तरह जो है जो मेमोरी है वो शो की जाती है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास हैज़ एन एनोमियस ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास। इंपॉर्टेंट है, क्विज है। ड्राइव क्लास के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो एनोमियस होते हैं, किसके, बेस क्लास के। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, द एनोमियस ऑब्जेक्ट ऑफ बेस क्लास मस्ट बी इनिशियलाइज्ड यूजिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास। कंस्ट्रक्टर आप कह सकते हो बनाने वाला,
तो हर क्लास में एक बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बेसिक ऑपरेशन यूज़ होता है, जो कि कंस्ट्रक्टर की मदद से ही होता है. व्हेन अ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इज एग्जीक्यूटेड बिफोर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइव क्लास. जब हम ड्राइव क्लास का जो ऑब्जेक्ट हम बनाना चाहते हैं किसकी मदद से, बेस क्लास की मदद से, तो वो उसके अंदर एक और चीज़ जो है अपना काम शुरू करेगी, वो होगी कंस्ट्रक्टर, यानी कि वो ड्राइव क्लास की बहुत सी चीज़ों को बनाना स्टार्ट कर देगा. उसके बाद ये नीचे जो एक लिखा हुआ है, इफ़ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है, ठीक है, ऑटोमेटिक. अगर वो नहीं है तो क्या होगा, कंपाइलर विल ट्राई टू जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. कंपाइलर सबसे पहले एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएगा फॉर बेस क्लास एंड एग्जीक्यूट इट बिफोर एग्जीक्यूटिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइव क्लास. अब ये आसान अल्फाज में खुद ब खुद एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर काम करेगा, लेकिन अगर नहीं है, कंपाइलर उसे बनाएगा, उसके बाद वो काम शुरू करेगा बेस क्लास में, ताकि वो आगे ड्राइव क्लास में भी काम कर सके. नेक्स्ट आता है डेफिनेशन ऑफ सम टर्म. ये जो है ना, मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी फाइनल टर्म के लिए, तो उसमें ये जितने भी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इम्प्लिसिट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एक्सप्लिसिट और नॉन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उन्हें इन डिटेल वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. तो ये आपने वहाँ से जाके एक दफ़ा वीडियो देखनी है. डिस्क्रिप्शन में ट्राई करूँगी कि उसका लिंक दे दूँ, ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं उसे. उसके बाद है बेस क्लास इनिशियलाइज़र. ये क्या होता है, कैन बी रिटर्न आफ्टर मेंबर इनिशियलाइज़र फॉर ड्राइव क्लास. ये जो बेस क्लास इनिशियलाइज़र होता है, ये ड्राइव क्लास के जो मेंबर होते हैं उनके पहले शुरू में लिखा जा सकता है. बेस क्लास कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट बिफोर इनिशियलाइजेशन ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ ड्राइव क्लास. इंपॉर्टेंट क्विज है कि जो कंस्ट्रक्टर है बेस क्लास का, वो पहले इनिशियलाइज किया जा सकता है. इनिशियलाइज का मतलब शुरुआत की जा सकती है किसकी, डाटा मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास की. ड्राइव क्लास कैन ओनली इनिशियलाइज मेंबर्स ऑफ बेस क्लास यूजिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर. ये आपका क्विज बन गया. ये जो नीचे अंडरलाइन कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये वर्ड आपका आ सकता है खाली जगह में. कंस्ट्रक्टर ये बिल्कुल इन्वर्स होता है किसका, कंस्ट्रक्टर का. कंस्ट्रक्टर बनाने वाला, डिस्ट्रक्टर उसको खत्म करने वाला. आर कॉल्ड इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्टर. डिराइव्ड क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड बिफोर दी, अब ये देखें, बिफोर दी बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड. ये समझ लें, ड्राइव क्लास हमने छोटी सी बनाई, ये हमारी थी बेस क्लास, ठीक है. इसका हो गया ड्राइव क्लास. तो अब जो है ना, इसका डिस्ट्रक्टर आने से पहले इसका डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कॉल होने के बाद बेस क्लास की तरफ जाएगा. और पिछले वाले में कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पढ़ा था, कंस्ट्रक्टर में पहले इसका कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होगा, फिर इसके पास जाएगा. बस ये दो कॉन्सेप्ट हैं, आपने अच्छे से याद करने हैं. लेक्चर नंबर 23 स्टार्ट हो गया. अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, ठीक है. आप वीडियो को यहीं पे रोक के, अगर आप नहीं चाहते कि आप साथ सुने, तो वीडियो की आवाज़ बंद करके इसको साथ साथ नोट्स को सिर्फ पढ़ते जाएं. इंशाल्लाह पेपर की तैयारी आपकी ज़बरदस्त हो जाएगी. हर लाइन MCQs शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास से मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पब्लिक मेथड ऑफ बेस क्लास कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड इन द डिराइव क्लास इंटरफेस कंसिस्टिंग ऑफ इट्स ओन मेंबर फंक्शन प्लस मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स बेस क्लास. अब ये जो लिखी हुई है ना, ये सारी, ये इसके आगे डिटेल लिखी हुई है. तो जो पब्लिक मेंबर होते हैं बेस क्लास के, उन्हें हम डायरेक्टली बुला सकते हैं ड्राइव क्लास की मदद से. दैट्स इट. C++ हमें एक चीज़ देता है, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर. फॉर दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन, प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इंश्योर्स दैट फंक्शन इज बेस क्लास, फंक्शन जो है बेस क्लास का हो, इज एक्सेसिबल इन ड्राइव क्लास. बेस ड्राइव क्लास से हम बेस क्लास में एक्सेस कर सकते हूँ ऑफ दिस बेस क्लास एंड नॉट आउटसाइड ऑफ दिस क्लास. यानी कि ये जो बेस और ड्राइव के अलावा कोई और अगर क्लास है, आउटसाइडर हैं, तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकते. किस में, प्रोटेक्टेड में. प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास कैन नॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास, सिंपल, बट ओनली इन द ड्राइव क्लास ऑफ दैट क्लास. ऊपर जो लाइन समझाई है उसमें वही लिखा हुआ है. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, प्रोटेक्टेड मेंबर के हमने पीछे पढ़ा था ना, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड. हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो दो क्लासेस हैं उसके अलावा बाहर से कोई नहीं कर सकता. प्राइवेट का क्या था, सिर्फ ये खुद कर सकती है, ये नहीं कर सकती. प्रोटेक्टेड का क्या है, इन दो के अलावा बाहर से कोई और नहीं कर सकता. ब्रेक्स इनकैप्सुलेशन. इनकैप्सुलेशन मतलब हाइडिंग, इन्फॉर्मेशन हाइडिंग का काम तो खत्म हो गया ना, क्योंकि प्राइवेट में सिर्फ ये खुद ही देख सकता है, लेकिन अब ड्राइव क्लास भी इसको देख सकती है प्रोटेक्टेड में. तो ये इनकैप्सुलेशन का जो रूल है उसको ख़राब कर रहा है, यानी कि उसको बे नहीं कर रहा. अ क्लास डेटा मेंबर एंड फंक्शन शुड बी इनकैप्सुलेटेड इन द क्लास इटसेल्फ. कोई भी क्लास है, उसके मेंबर्स या फंक्शन है, वो छुपे होने चाहिए क्लास के अंदर ही. बाहर वाली कोई जो आप कह सकते हैं ना आउटर, जैसे कि ड्राइव होगी, उनको एक्सेस नहीं होनी चाहिए. उसके बाद लाइन इज़ आ शेप, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था ना, इज़ आ रिलेशनशिप. तो ये उसके बारे में बात हो, इनहेरिटेंस के बारे में बात होगी. ये पेरेंट क्लास होगी, आगे उसकी चाइल्ड क्लासेस होगी. डिराइव्ड ऑब्जेक्ट इज़ अ काइंड ऑफ बेस ऑब्जेक्ट. क्विज बन गया आपका, ये आपने याद रखना है. वी कैन यूज़ ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट वेयर बेस ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड. ड्राइव क्लास को यूज़ कर सकते हैं कहाँ पर, जहाँ हमें बेस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो. एज ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट हैज़ इम्प्लिसिट बेस ऑब्जेक्ट. ड्राइव क्लास के अंदर, यानी कि जो हमने किसी बेसिक क्लास के अंदर से क्लास निकाली, उसके अंदर कुछ ना कुछ खुसूसियात तो होती है ना ऑब्जेक्ट की, ज़्यादातर उसी की होती हैं. आल्सो बट द रिवर्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू. मैं आपको यहाँ से बेस क्लास, ड्राइव क्लास, इसकी सारी की सारी खुसूसियात इसके अंदर हैं, ठीक है.
लेकिन इसकी कुछ अपनी खसूसियात भी हो सकती हैं। ये है, ये जो पहली वाली लाइन लिखी हुई है ना, इसकी सारी खसूसियात, लेकिन इसी का अगर रिवर्स लें, इसकी सारी खसूसियात अगर इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, नो, क्योंकि इसकी कुछ एक्स्ट्रा खसूसियात भी होंगी। लेकिन इसकी जो है ना, ये यूनिक खसूसियात भी हो सकती हैं। डेफिनेशन आपने शायद की हो, बुक में लिखी हुई है, वैसे जब आप रीड करेंगे तो मिल जाएगी कि जो ड्राइव क्लास की सारी खसूसियात हैं, अगर इसका रिवर्स लेंगे बेस में भी होंगी, दैट इज रॉन्ग। इफ़ वी क्रिएट बेस क्लास, इट विल ओनली हैव बेस पार्ट, नॉट इट्स ड्राइव क्लास पार्ट, दैट्स इट। बेस क्लास ऑब्जेक्ट एंड ड्राइव क्लास ऑब्जेक्ट। बेस के अंदर सिर्फ अपना डाटा होगा, ड्राइव का नहीं होगा। ड्राइव के अंदर सारा डाटा बेस का भी हो सकता है और कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है। उसके बाद आता है मेंबर एक्सेस। किसी मेंबर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। स्टैटिक टाइप ऑफ पी पीटीआर, ये पॉइंटर है और ये पी सिंपल लिखा हुआ है। इस पर्सन सो फॉलोइंग कॉल इज एरोनियस। अगर हम इस तरह ये बुलाएंगे, ये वाली चीज़ लिख के प्रोग्राम में बुलाएंगे तो ये एरर होगा। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। एज पी पीटीआर स्टैटिक टाइप इज पर्सन पॉइंटर एंड इन पर्सन क्लास देयर इज नो गेट रोल नंबर। पर्सन क्लास के अंदर गेट रोल नंबर नहीं होता, फंक्शन नहीं होता। ये देखिए, ये फंक्शन है, ये अब ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है फंक्शन। सो कंपाइलर विल जनरेट एन एरर। लेक्चर 24 स्टार्ट हो गया है। प्रोटेक्टेड मेंबर्स क्या होते हैं? आर समवेयर बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर। ये आपका क्वेश्चन है, मैंने क्विज देखा था एक फाइनल टर्म का, कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर होते हैं किसके दरमियान में होते हैं? पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान में होते हैं। दे आर यूज्ड इन इनहेरिटेंस। फ्रॉम आउटसाइड द क्लास नो वन कैन एक्सेस प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इनहेरिटेंस इज यूज्ड व्हेन टू क्लासेस हैव इज अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट है ये इज अ कॉन्सेप्ट, कि जो इनहेरिटेंस वाला जो काम है उसमें क्लासेस ये वाला रूल यूज़ करती हैं। उसके बाद स्टैटिक टाइप ऑफ एन आइडेंटिफायर इज टाइप यूज टू डिक्लेयर इट। कोई भी स्टैटिक टाइप जो है आइडेंटिफायर की, वो उसको डिक्लेयर करने के लिए यूज होती है। स्टैटिक टाइप ऑफ एन आइडेंटिफायर इज द टाइप यूज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द आइडेंटिफायर। डिक्लेयर करना मतलब किसी चीज़ को बता देना, समझ लें एक्स को डिक्लेयर कर दिया, ये 5 है। आइडेंटिफायर मतलब उसको एक खास तरीका है पहचानने का, फाइंड आउट करने का, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सेस टू मेंबर्स ऑफ एन आइडेंटिफायर इज गवर्न्ड बाय स्टैटिक टाइप। आपका क्वेश्चन बन गया, स्टैटिक टाइप की मदद से हम किसी भी जो मेंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? किसी भी क्लास का जो है मेंबर फंक्शन होता है, दैट इज यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास बाय कॉपिंग वैल्यूज फ्रॉम एन ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। हमने पहले से ही कोई प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर से जो है कोई मेंबर फंक्शन क्रिएट कर रहा है, ढूंढ रहा है, बना रहा है, कॉपी कर रहा है, उस चीज़ का काम कौन करेगा? कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये सारा काम कॉपी कंस्ट्रक्टर करेगा। डिस्ट्रक्टर यूज टू फ्री मेमोरी डायनामिकली एलोकेटेड। इंपॉर्टेंट क्विज शॉर्ट क्वेश्चन। डिस्ट्रक्टर का काम क्या होता है? मेमोरी को फ्री करना। कौन सी मेमोरी को? डायनामिकली मेमोरी को फ्री करना। इन प्रिंट मेथड वी आर डूइंग टू थिंग्स फर्स्ट। प्रिंट मेथड में हम दो काम करते हैं। वी आर प्रिंटिंग स्टूडेंट नेम, हम पहले सबसे पहले प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसके बाद गेट नेम मेथड एंड देन वी आर शोइंग स्टूडेंट मेजर। पहले प्रिंट कर रहे हैं फिर शोइंग कर रहे हैं मेजर को। ये एक एग्जांपल थी, वहाँ वो लिखी हुई है, लेकिन आपके दो काम कौन से? सबसे पहले प्रिंट करना है, उसके बाद उसको शो करना है उसके मेजर को, कि उसका मेजर क्या है। नेक्स्ट है कॉपी कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड बाय कंपाइलर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन द सेम वे एज कंपाइलर जनरेट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। हमने देखा था ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर वहाँ पे ऑटोमेटिक नहीं है तो क्या करेगा? कंपाइलर उसे जनरेट कर देगा। ठीक उसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर को भी कंपाइलर ही जनरेट करता है इन केस यूजर हैज़ नॉट डिफाइंड कंस्ट्रक्टर फॉर दैट क्लास। अगर बनाने वाले ने उसे डिफाइन नहीं किया तो जो कंपाइलर है, वर्ड याद रखना है, कंपाइलर है वो खुद ब खुद उसे जनरेट कर देगा, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग में वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। शैलो कॉपी, शैलो कॉपी क्या होती है? कंपाइलर बाय डिफॉल्ट यूजेस शैलो कॉपी, सो कंपाइलर जनरेटेड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर विल आल्सो यूज शैलो कॉपी। उसने जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया ना, तो उसके साथ शैलो कॉपी भी जनरेट कर देगा। विच, अब ये शैलो कॉपी काम क्या करती है? विच सिंपली कॉपीज ऑल वैल्यूज ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट टू न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। एक फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, उसके अंदर सारे का सारा डाटा पड़ा हुआ है, उसको ऑटोमेटिक एक और कॉपी बना देगी उसकी। और क्या होगा? ये चीज़ पहले एग्जिस्ट करती है लेकिन फिर भी इसकी एक कॉपी बना देगी, तो इस चीज़ को बोलेंगे शैलो कॉपी। डीप कॉपी क्या होती है? वी विल राइट कॉपी कंस्ट्रक्टर कोड बाय आवर सेल्फ, खुद कोड लिख लिया, टू इंश्योर दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज कॉपीड फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट न्यू डायनामिक मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर इट एज वेल। सबसे पहले हमने कोड लिखा, अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि वो जो एक कोड लिखा हुआ उसकी ऑटोमेटिक कॉपी स्टार्ट होगी। कॉपी कहाँ पे सेव होगी? डायनामिक मेमोरी में। उसके बाद क्या होगा? दैट इट डजंट रिलाई ऑन प्रीवियस ऑब्जेक्ट मेमोरी। जो पहले वाला ऑब्जेक्ट है ना, समझिए ये पुराना ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 1 है, ठीक है, इसको कॉपी किया, नए वाले में ऑब्जेक्ट 2 सेव हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना डायनामिक मेमोरी में सेव होगी। इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ेगा कि ये वाली जो चीज़ है ये कहाँ पे सेफ है, ये डायनामिक मेमोरी में ऑटोमेटिक सेफ हो जाएगी। शैलो कॉपी फॉर, शैलो कॉपी किसके लिए होती है? ड्राइव क्लास के लिए। डीप कॉपी किसके लिए होती है? बेस क्लास के लिए। ये आपका बन गया क्विज और ये आपका बन गया क्वेश्चन। शैलो कॉपी फॉर ड्राइव एंड डीप कॉपी फॉर बेस क्लास। मॉडिफाइड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, आगे इसका सिंटैक्स कह लें, एग्जाम्पल कह लें, कुछ भी कह लें, याद करना है। पर्सन, पर्सन, ये 4 डॉटेड जो है ना ये याद करने, इस तरह के काफ़ी आ जाते हैं सिंटैक्स, आपसे पूछ लेते हैं पेपर में अक्सर। कैरेक्टर, स्टैटिक एन एम, नेम, आगे ये कॉलन है, नेम एंड नल, सिंपल।
ये आंसर समझाने वाली कोई खास चीज़ नहीं होती, ये बस याद करना होता है। ड्राइव क्लास कॉपी असाइनमेंट ऑपरेटर इज इन्वॉक्ड विच इज टर्न कॉल द असाइनमेंट ऑपरेटर ऑफ द बेस क्लास। नेक्स्ट है वी कैन नॉट कॉल बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर फ्रॉम ड्राइव क्लास यूजिंग इनिशियलाइजेशन लिस्ट। इसको यूज़ करके हम असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं बुला सकते डिराइव्ड क्लास के अंदर से। देर आर टू वेज ऑफ कॉलिंग बेस क्लास। अब ये ज़रा देखने वाला है, ठीक है। ये जो 2 टाइप्स होगी, 3 टाइप्स होगी, वेज हो गए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते हैं। तो 2 वेज कौन से हैं किस चीज़ के, बेस क्लास को कॉल करने के। वन इज कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन एक्सप्लिसिटली और दूसरा है इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली में क्या होता है, मेंशनिंग बेस क्लास नेम, और इम्प्लिसिटली में क्या होता है, विदाउट मेंशनिंग बेस क्लास नेम। एक्सप्लिसिट से मतलब ये खुद करना पड़ता है, ठीक है, खुद करना पड़ता है, ये याद रखें बस, खुद करना पड़ता है। और ये होता है खुद ब खुद, मतलब ये जो कंपाइलर है उससे अक्सर जो है ना खुद ही करवा देता है काम, कंपाइलर के अंदर इंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन ये जो एक्सप्लिसिटली होता है इसको हमने खुद इंस्ट्रक्शन देनी होती है तब जाके काम होता है। एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली आगे ये थोड़ी सी टाइम, या आप कह सकते हो कोड छोटा सा दिया हुआ है, कॉन्स्टेंट सॉरी, कैरेक्टर स्टार पर्सन गेट नेम एंड दिस। उसके बाद यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस तरह की ब्रैकेट, ये है आपने कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, और एंड पे क्या आएगा उस प्रोग्राम के, वॉइड स्टूडेंट, ये 4 डॉट प्रिंट फंक्शन कॉन्स्टेंट एंड दिस। इसी तरह इम्प्लिसिट का होगा, ठीक है। यहाँ पे अब छोटी सी चीज़ जो है ना डिफरेंस, उसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। इम्प्लिसिट में ये चीज़ हमें स्पेशली लिखनी नहीं पड़ेगी। कन्वर्जन फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इज कॉल्ड कास्टिंग। मैंने आपको पहले बताया था ना, कास्टिंग की डेफिनेशन आगे आएगी, तो ये आपने याद रखना है कि कास्टिंग क्या होता है, किसी एक टाइप को किसी दूसरी में चेंज कर देने को बोलते हैं कास्टिंग। नेक्स्ट आता है कास्टिंग कैन बी डन इन 2 वेज। कास्टिंग 2 तरीकों से होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होता है, विदाउट कास्टिंग रिक्वेस्ट, हमें रिक्वेस्ट नहीं भेजनी, मैंने आपको बताया ना ऑटोमेटिक कंपाइलर या जो प्रोग्राम है वो काम करना शुरू कर देगा। एक्सप्लिसिट में क्या होगा, प्रोग्रामर रिक्वेस्ट कंपाइलर टू कन्वर्ट, खुद कहेगा कि आपने काम करना है। अब 4 कास्टिंग ऑपरेटर कौन से हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राइट एनी 3 कास्टिंग ऑपरेटर, राइट 4, राइट 1 2, या चूज करें एमसीक्यूज में। तो सबसे पहले स्टैटिक कास्ट, कॉन्स्ट मतलब कॉन्स्टेंट, डायनामिक लिखना कॉन्स्ट है, ठीक है। डायनामिक कास्ट, री इंटरप्ट कास्ट, ये 4 तरह की कास्टिंग है जो आपने याद रखनी है। इन परस्पेक्टिव ऑफ इनहेरिटेंस कास्टिंग 2 काइंड्स। अब ये जरा ना गौर से देखने वाली चीज़ है, ठीक है। कास्टिंग को करने के कौन से तरीके हैं, 2 हैं ये वाले। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो इनहेरिटेंस के नज़रिए के मुताबिक, परस्पेक्टिव के मुताबिक कास्टिंग की कितनी काइंड है, इकसाम कितनी है। अप कास्टिंग ऊपर वाली, एंड डाउन कास्टिंग नीचे वाली। कास्टिंग फ्रॉम ड्राइव टू बेस, नीचे ये समझ लें ड्राइव है, यहाँ से जा रहे हैं ऊपर बेस की तरफ जा रहे हैं ड्राइव से, इसको बोलेंगे अप कास्टिंग। डाउन क्या है, कास्टिंग ऊपर है, नीचे आ रहे हैं तो इसको बोलेंगे डाउन कास्टिंग, सिंपल एंड दैट। लेक्चर 25, ड्राइव क्लास कैन ओवरराइड द मेंबर फंक्शन ऑफ इट्स बेस क्लास। ड्राइव क्लास क्या करती है, बेस क्लास के मेंबर्स को ओवरराइड कर सकती है। टू ओवरराइड अ फंक्शन, अब ये काम आ गया, फंक्शन को ओवरराइड करने के लिए क्या होता है, दी ड्राइव क्लास सिंपली प्रोवाइड्स अ फंक्शन, एक फंक्शन दे देगी आसानी से, विद द सेम सिग्नेचर प्रोटोटाइप एज दैट ऑफ इट्स बेस क्लास। जैसा बेस क्लास का आप कह सकते हो फंक्शन या प्रोटोटाइप होगी, उसी तरह की एक ड्राइव क्लास दे देगी, तो इस चीज़ को बोलेंगे ओवरराइड करना। उसके बाद ये देखें, पेरेंट फंक्शन 1 चाइल्ड एंड दिस, एक तरह कहना तो पेरेंट क्लास को ओवरराइड करने का ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे ओवरराइडिंग। अच्छा, फंक्शन ओवरराइडिंग इज डन विद इन द स्कोप ऑफ वन क्लास, वेयर एज फंक्शन ओवरराइडिंग इज डन इन स्कोप ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास, ठीक है। एक क्लास में होता है, पेरेंट और चाइल्ड क्लास के अंदर भी होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल क्या है, ईच क्लास शुड परफॉर्म इट्स टास्क बाय इटसेल्फ। कोई भी आपने कोड लिखा, उसके अंदर क्लास बनाई, तो वो क्लास अपना काम खुद करे, ठीक है, किसी और पे रिलाई ना करे, बल्कि वो क्लास खुद अपना काम करे, यानी कि टास्क जो है उसको करे। हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस, वी रिप्रेजेंट दी क्लासेज इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस रिलेशन इन ट्री लाइक हायरार्की। ये आपने याद रखना है कि ट्री लाइक हायरार्की, इसको ट्री बोलते हैं। ये जो इस तरह का होता है ना, एक पेरेंट क्लास है, उसके आगे शाखें बनी हुई हैं, ये आपने ये वाले भी देखे होंगे, इसको भी ट्री बोलते हैं, और ये जो शक्ल है ना इसको भी ट्री बोलते हैं। अ डायरेक्ट बेस क्लास इज एक्सप्लिसिटली लिस्टेड इन ड्राइव क्लास हेडर विद कॉलन। डायरेक्ट बेस क्लास है, एक्सप्लिसिट मतलब खुद ब खुद उसे लिस्ट किया, किस में, ड्राइव क्लास में, तो यहाँ पे कॉलन आ जाएगा। इनडायरेक्ट क्लास है, कौन सी, बेस, इनडायरेक्ट बेस क्लास है, नॉट एक्सप्लिसिटली उसको लिस्ट किया, किस में, ड्राइव क्लास में, तो यहाँ पे उसी तरह सेमीकॉलन आ जाएगा। उसके बाद इट इज इनहेरिटेड फ्रॉम 2 और मोर लेवल्स अप, द हायरार्की ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब ये 2 लेवल अप, 2 लेवल या उससे ज़्यादा लेवल के बाद जो है ये हायरार्की इनहेरिटेड होगी। लेक्चर नंबर 26 आ गया। 26 में क्या है, इन केस ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर वी हैव टू कॉल बेस क्लास कंस्ट्रक्टर फ्रॉम द इनिशियलाइजेशन। अब ये आपने देख लेना है, ठीक है, कि एक बेस क्लास को कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए हमें क्या करना है, इनिशियलाइजेशन लिस्ट से हमें चाइल्ड क्लास को कॉल करना पड़ेगा। इम्प्लिसिट बेस क्लास ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फर्स्ट,
सबसे पहले इसको इम्प्लिसिट जो ऑब्जेक्ट हैं इसको हम क्रिएट करेंगे, उसके बाद ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करें। पहले बेस के बुलाने हैं, फिर जो है ड्राइव क्लास के बुलाने हैं। 3 टाइप्स कौन सी हैं इसकी? पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। अब ये जो सिंटैक्स है ये आप लोगों ने खुद देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है और अगर आप थक चुके हैं तो आप थोड़ी सी ब्रेक भी ले सकते हैं। अच्छा, इफ अ यूजर डज नॉट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस देन द डिफॉल्ट टाइप प्राइवेट इनहेरिटेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर बनाने वाले ने, यूजर ने नहीं बताया स्पेसिफाइज कि कौन सी इनहेरिटेंस यूज होगी, खुद ब खुद प्राइवेट जो है उसको मिल जाएगा ऑर्डर कि आपने प्राइवेट रखना है सारा डाटा। प्राइवेट इनहेरिटेंस क्या होती है? यूज प्राइवेट इनहेरिटेंस व्हेन वी वांट टू रीयूज द कोड ऑफ सम क्लासेस। अगर हम उसे रीयूज करना चाहते हैं तो हम उसे प्राइवेट रखेंगे। उसके बाद ये चीज़ आपने देखनी है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप, ये कुछ 3-4 किस्में, ऐड, सर्च एलिमेंट अगेन, दोबारा से सर्च करो या उसे डिलीट करो। तो ये आगे मैं इसको शॉर्ट सा डिटेल लिखी हुई है। अगर ये वाली चीज़ आपको देगी पेपर में पूछते हैं कि ये किस चीज़ का है, तो आपने इनमें से कोई एक जो है सेलेक्ट कर लेना है। बेसिकली आपको आना चाहिए, ठीक है। 2 मेन फायदे हैं किसके? थ्रू प्राइवेट इनहेरिटेंस, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्लास अकॉर्डिंग टू सेट क्लास, स्पेशलाइज किया जाता है। मेकिंग इंटरफेस टू कलेक्शन क्लास इनएक्सेसिबल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि उसे बाहर से कोई जो है एक्सेसिबल नहीं कर सकता। लेक्चर नंबर 27 आ गया, क्लास कलेक्शन एंड सेट। क्लास कलेक्शन वाज अलाउइंग डुप्लीकेट एलिमेंट, कोई एक चीज़ है उसे डुप्लीकेट यानी कि दोबारा बना दिया उसी की तरह, उसको बोलेंगे क्लास कलेक्शन। सेट क्लास के नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये बिल्कुल उसके बरक्स है, ये डुप्लीकेट करता है, ये डुप्लीकेट नहीं करता है, दैट्स इट। स्पेशलाइजेशन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। इसका सेकंड नेम क्या है? रिस्ट्रिक्शन। अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय इम्प्लीमेंटेड इन टर्म ऑफ रिलेशनशिप। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इम्प्लीमेंटेड इन टर्म्स ऑफ, जो हमने पीछे पढ़ी है उनकी शक्ल में इसको दिखाते हैं। स्पेशलाइजेशन रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग बोथ प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। इसके अंदर पब्लिक नहीं यूज़ होगी, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस यूज़ होगी। उसके बाद प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज है, अच्छे तरीके से कैसे होगा कि कोई भी प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज अच्छे से करनी है तो आपने क्या करना है? प्रोग्राम को लिखें, शो एक्सेसिबिलिटी, बताएं कि इसको कौन कौन देख सकता है, एक्सेस कर सकता है। ऑल टाइप्स ऑफ मेंबर फंक्शन फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इन ड्राइव क्लास। ड्राइव क्लास में भी बताएं और बेस क्लास में बताएं कि इसको कौन देख सकता है, कौन यूज़ कर सकता है। अच्छा, अब आगे आ गई है प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है? ओनली मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड क्लासेस आर फंक्शंस ऑफ अ ड्राइव क्लास कैन कन्वर्ट पॉइंटर आर रेफरेंस ऑफ ड्राइव ऑब्जेक्ट ऑफ दैट ऑफ पेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ये लाइन जो है ना आपको 3-4 दफ़ा पढ़नी पड़ेगी, इंशाल्लाह समझ आएगी। प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होगा? ओनली मेंबर फंक्शन, जो उसके अंदर के बंदे हैं ना वो उसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर अगर कोई 2-4 आपके कह सकते हैं फ्रेंड हो गए या पेरेंट ऑब्जेक्ट के कोई मेंबर्स हो गए, उनको आपने एक्सेस दे दी तो ये आपका एक्सेसिबल है या एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आ गया लेक्चर नंबर 28, ये है शेप हायरार्की, ठीक है। शेप के आगे लाइन, क्लास, सॉरी सर्कल एंड ट्राइंगल। अब इन सब की ना ये बेस क्लास है, शेप, लाइन, सर्कल और ये इसकी जो बेस क्लास है ना ये ट्राइंगल है। और आगे ड्रा कैलकुलेट एरिया, इनका एरिया भी होता है, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो कि शेप हायरार्की हमें देगी है। दिस शेप पॉइंटर अरे शेप स्टैटिक, आगे ये ऑपरेटर लिखा हुआ है, ब्रैकेट लिखी हुई है, मे स्टोर पॉइंटर्स टू ऑल काइंड ऑफ शेप, पॉइंटर दे देगा और सबको सेव कर लेगा। दीज क्लासेज हैव इज आर रिलेशनशिप विद शेप क्लास, ठीक है। इनका रिलेशनशिप कौन सा है? इज आर रिलेशनशिप है। उसके बाद बेस क्लास का जो पॉइंटर होता है, कैन स्टोर पॉइंटर ऑफ एनी ऑफ ड्राइव क्लास, ये जो है ना इसका पॉइंटर समझिए, शेप का पॉइंटर क्या है? इनमें से किसी का भी पॉइंटर अपने अंदर सेव कर सकता है, ठीक है, स्टोर कर सकता है। इन केस ऑफ पब्लिक इनहेरिटेंस इज आर रिलेशनशिप। वी कॉल ड्रॉ शेप फंक्शन बाय पासिंग दिस अरे टू ड्रॉ अप्रोप्रिएट शेप। अरे मतलब ये यहाँ ये इसकी निशानी है, इस तरह का कोई लाइन लिखी हुई है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसके अंदर ये चीज़ यूज़ हो रही है तो उसका मतलब है अरे के बारे में बात हो रही है। वर्चुअल फंक्शन इंपॉर्टेंट अगेन। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? अचीव एक्जैक्टली सेम काइंड्स ऑफ फंक्शनैलिटी दैट वाज अचीव्ड इन अबव कोड विद कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके ऊपर ना एक एग्जांपल लिखी हुई थी तो उसके बारे में बता रहे हैं कि वर्चुअल जो फंक्शन है ये किस तरह अचीव होता है। हम यहाँ से देखते हैं, ये आपने देख लेना स्विच स्टेटमेंट की मदद से भी होता है। टारगेट क्लास ऑफ वर्चुअल फंक्शन कॉल इज डिटरमाइंड एट रन टाइम। इंपॉर्टेंट, जो क्लास है टारगेट वो कब डिटरमाइन की जा सकती है? रन टाइम, ऑटोमेटिकली। सी प्लस प्लस में क्या होता है? वी डिक्लेयर अ फंक्शन वर्चुअल बाय प्रोसीडिंग द फंक्शन हेडर विद कीवर्ड वर्चुअल। वर्चुअल इज अ कीवर्ड, इसी से हम प्रोसीड करते हैं, आगे फंक्शन को लेकर जाते हैं जब हम ये कीवर्ड लिखते हैं वर्चुअल। स्टैटिक बाइंडिंग मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर कॉल इज सिलेक्टेड एट कंपाइल टाइम। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, कंपाइल टाइम पे हो गया, सिलेक्ट कब होगा? कंपाइल टाइम में। डायनामिक में क्या होगा? डायनामिक यानी कि मूविंग, मीन्स दैट टारगेट फंक्शन फॉर अ कॉल इज सिलेक्टेड एट रन टाइम। डायनामिक, रन टाइम, स्टैटिक, कंपाइल टाइम। उसके बाद ये आपका कोड लिखा हुआ था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, लाइन, ये छोटी सी लाइन नीचे लगा के उसके बाद स्मॉल एल लाइन एंड सेमीकॉलन। उसके बाद ये जो है ना ये कोड इस तरह लिखा जाएगा, ठीक है। लाइन पहले आ गई, उसके बाद लाइन डॉट ड्रॉ फंक्शन और सेमीकॉलन। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है ये आपने रीड कर लेना है क्योंकि ये इसका कॉमेंट है। लेक्चर नंबर 29, फाइनली हम एंड की तरफ जा रहे हैं। पॉलीमॉर्फिज्म इज दैट सेम मेथड कैन बिहेव डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट ऑफ
विच इट हैज़ बीन कॉल्ड। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? किसी एक ही मेथड मतलब काम को डिफरेंटली किया जाए, एक ही काम को मुख्तलिफ तरीक़ों से किया जाए, इसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। इसका ड्रॉबैक क्या होता है? ऑफ अचीविंग सेम फंक्शनैलिटी विदाउट वर्चुअल फंक्शन यूजिंग स्विच स्टेटमेंट दैट रिजल्ट इन डीलोकलाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स कोड। ये आपका क्वेश्चन है कि पॉलीमॉर्फिज्म का ड्रॉबैक क्या है? डीलोकलाइज, लोकलाइज मतलब उसकी कोई डायरेक्शन या लोकेशन में गड़बड़ कर देगा या कोड को मुश्किल बना देगा, कॉम्प्लेक्स कर देगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? ये मैं यहाँ पे आपके आगे रखती हूँ, आप इसको खुद रीड कर लें। मैं आपको क्या बताती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? नो स्पेसिफिक रियल वर्ड एग्जिस्टेंस, जो कि असली हालत में ना हो, ठीक है, असली हालत में ना हो, उसको बोलेंगे अब्स्ट्रैक्ट। जिसको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो होगी एब्स्ट्रैक्शन। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट के बारे में। तो कैन नॉट बी इनिशियलाइज्ड, एब्स्ट्रैक्ट जो होती हैं इनिशियलाइज भी नहीं की जा सकती, यूज फॉर इनहेरिटिंग इंटरफेस एंड implementation so that derived class can give implementation of these concept. Concrete class क्या होती है? Implements a concrete concept that they can be initialized, they may inherit from abstract class or another concrete class. Conversely, a class with no pure virtual function is concrete class. आपका क्विज बन गया, क्वेश्चन बन गया कि कन्वर्सली क्या होता है? जो प्योर वर्चुअल क्लास होती है, सॉरी जो प्योर वर्चुअल क्लास नहीं होती वो क्या हो सकती है? कंक्रीट क्लास होती है। विच ऑब्जेक्ट कैन बी इनिशिएटेड, इनिशिएटेड मतलब शुरू किया जा सकता है। प्योर वर्चुअल फंक्शन, अब ये ऊपर देखें हमने पढ़ा था क्लास, ठीक है, अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन ये इस तरह की होती है। अ प्योर वर्चुअल रिप्रेजेंट एन एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर, प्योर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर को शो करेगा। However, behave and may have not implementation. A function is declared pure virtual by following its header with this. अगर इक्वल टू 0 लिखा हुआ है तो आप कह सकते हो उसको ये प्योर फंक्शन या प्योर वर्चुअल फंक्शन है। तो ये आप देखो, वर्चुअल वॉइड ड्रॉ, आगे फंक्शन इज इक्वल टू 0 एंड सेमीकॉलन, ये आप उसका कह सकते हैं कि सिंटैक्स है। और ये प्रूफ क्या करेगा कि ये है प्योर वर्चुअल फंक्शन। ड्राइव क्लास क्या होती है? अब्स्ट्रैक्ट क्लास की ड्राइव क्लास क्या होती है? रिमेन्स अब्स्ट्रैक्ट अंटिल इट प्रोवाइड्स इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शन। हमेशा क्या रहेगी? ड्राइव क्लास अब्स्ट्रैक्ट क्लास ही रहेगी। कब तक? अंटिल इट प्रोवाइड्स इंप्लीमेंटेशन फॉर ऑल प्योर वर्चुअल फंक्शन। अगर उसने ये काम कर दिया तो वो जो है ड्राइव क्लास जो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं रहेगी। ये एक ही मतलब लाइन में दो कॉन्सेप्ट अलग अलग दिए गए। अब्स्ट्रैक्ट क्लास आर प्रेजेंट एट रूट, कहाँ पे होती हैं? रूट में या रूट के करीब होती हैं, हायरार्की ट्री। वेयर एज कंक्रीट क्लास क्या होती है? नियर लीव्स ऑफ क्लास हायरार्की। कंक्रीट लीव्स के पास होती हैं और एब्स्ट्रैक्ट रूट के पास होती हैं या उसके करीब होती हैं। क्वाड्रिलेटरल इज आल्सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। एज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम शेप क्लास इन दिस, ये भी एक शेप होती है इस तरह की। तो जो ये क्या है, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास इसको बोल सकते हैं। वर्चुअल डिस्ट्रक्टर क्या होता है? सिंपली वर्चुअल फंक्शन है कुछ भी, उसको खत्म करने के लिए और मेमोरी को दोबारा वापस लाने के लिए ये वाला काम वर्चुअल डिस्ट्रक्टर यूज होता है। The destructor is called according to static type of any classes pointer. When delete operator is applied to a base pointer, base class destructor is called regardless of the object type output. जब आप उसके डिलीट ऑपरेटर को बुलाएंगे तो जो डिस्ट्रक्टर है वो खुद ब खुद आ जाएगा। ये देखें पी शेप थी, शेप क्वाड जो भी रेक्टेंगल बार सारा कुछ क्वाड शेप कट गया, डिस्ट्रक्टर को बुलाया ना तो ये ऊपर वाला खाना कट गया, ये पीछे बच गया बस। ओनली बेस क्लास पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डिलीटेड। ये जो बेस वाला काम था ना ये सारा कैंसिल हो गया। किसकी मदद से? डिस्ट्रक्टर की मदद से या फिर डिलीट ऑपरेटर की मदद से। नेक्स्ट आ गया वी टेबल। अब ये आपने देख लेना, ठीक है। रॉ इज प्योर वर्चुअल फंक्शन। वी टेबल क्या होता है? कंपाइलर बिल्ड्स अ वर्चुअल फंक्शन टेबल वी टेबल फॉर ईच क्लास हैविंग वर्चुअल फंक्शन। हर क्लास जिसके पास वर्चुअल फंक्शन है उसके लिए बनाया जाएगा वी टेबल, और वो इस तरह का होता है, ठीक है। वी टेबल कंटेन्स अ पॉइंटर फॉर ईच वर्चुअल फंक्शन। उसके अंदर सारे के अंदर पॉइंटर होते हैं हर तरह के फंक्शन के लिए। ये उसकी शक्ल होती है। डायनामिक डिस्पैच क्या होता है? Dynamic binding, it happens in case of virtual function for non-virtual function. Compiler just generate code to call the function. उसके बाद in case of virtual function, compiler generates code to, अब ये जो है ना virtual function के अंदर compiler क्या करता है? कोड किसके लिए जनरेट करता है? पहला काम है access the object, ये आपका क्वेश्चन भी बन रहा है, ठीक है। access the object, access the associated vtable, या फिर तीसरा काम है call the appropriate function. कंक्लूजन क्या हुई? वर्चुअल फंक्शन शुड ऐड इन कोड केयर बिकॉज दे ऐड। अब जो वर्चुअल फंक्शन हम यूज़ करते हैं उसे बहुत एहतियात से यूज़ करना है। क्यों? ये कौन कौन सी चीज़ें डाल देते हैं? मेमोरी ओवरहेड ड्यू टू वी टेबल, प्रोसेसिंग ओवरहेड ड्यू टू एक्स्ट्रा पॉइंटर मैनिपुलेशन। ये आपसे अलग अलग हर लाइन का अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकता है और ओवरऑल भी बन सकता है। दिस ओवरहेड एक्सेप्टेबल फॉर एनी एप्लीकेशन। ये जो ओवरहेडिंग वर्चुअल फंक्शन यूज़ करता है ये हर तरह की एप्लीकेशन के लिए, बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल है। लिहाजा हमें अब क्या सीखना चाहिए? थिंक अबाउट परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स बिफोर मेकिंग अ फंक्शन वर्चुअल। कोई भी फंक्शन है जिसे आप वर्चुअल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका काम और उसकी सारी जो फंक्शनिंग है अच्छे से देख लें। अब फाइनली आ गया हमारा लास्ट लेक्चर। आई नो लेक्चर लेंथी हो गया,
लेकिन अब क्या हो सकता है, पेपर की तैयारी तो करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म ऑलवेज वर्क विद पॉइंटर्स ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट्स नॉट विद एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स। जो भी पॉलीमॉर्फिज्म के पॉइंटर होते हैं, पॉइंटर के साथ काम करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के, एक्चुअल ऑब्जेक्ट के साथ नहीं काम करता, क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ काम करता है। नेवर ट्रीट अरेज पॉलीमॉर्फिकली, यानी कि जो आप कहते हैं ना पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट पढ़ के हैं, उसमें अरेज को जो है ना इसके साथ कनेक्ट नहीं करना। क्यों? इफ़ वी यूज़ अरे ऑफ ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम भी लगकर कोई ना कोई एरर आ जाएगा, ये यूज़ नहीं करना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, हमने सीखा क्या है, नेवर यूज़ अरे पॉलीमॉर्फिकली बिकॉज लोकेशन, अब ये रीज़न यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है। लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन एन अरे इज कैलकुलेटेड यूजिंग अरे टाइप। जो कैलकुलेशन है वो कहाँ से होती है, अरे टाइप को कैलकुलेट करने के बाद हमें पता चलती है। इन पॉलीमॉर्फिज्म वी हैव द लाइबिलिटी ऑफ चेंजिंग चाइल्ड अरे, हम इसको चेंज कर सकते हैं टू पेरेंट अरे दैट विल रिजल्ट इन एरोनियस कैलकुलेशन ऑफ लोकेशन ऑफ एलिमेंट इन अरे। अरे के अंदर हमने अगर कोई साइज वगैरह दे दिया तो उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा, चाइल्ड जो है पेरेंट में चेंज हो सकता है, तो उसमें कोई ना कोई एरर आ जाएगी, इसलिए हम पॉलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट है वो यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है जो आज आपको समझाया क्या, मैंने आपको नोट्स बताए और थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दे दिया कि ये इस तरह से होगा, तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आपने खुद 20 की अच्छे से तैयारी करनी है, इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पेपर होगा। अब जो रह गई है ना छोटी सी चीज़, वो है प्रोग्रामिंग के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस। मैं आपको प्रेफर करूँगी जो शॉर्ट प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन हैं ना, सिंटैक्स हैं, वो आप सारे तैयार कर लें, शॉर्ट लेक्चर से कर लें या कहीं से भी कर लें। और जो फाइनल टर्म की तैयारी होती है उसमें शॉर्ट ही चीज़ें बताई जाती हैं, इसलिए मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब आपका काम है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, जैसे भी लेते हैं। मैंने तो अपनी मेहनत डाल दी, और अगर वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल थी, थोड़ी बहुत भी थी, तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगला पार्ट भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बनाने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।